हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करियर इन HEOR। तो देखिए, करियर इन HEOR क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानिए। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च। तो देखिए, ये एक बहुत ही नया फील्ड है, बच्चों को पता ही नहीं होता है इस फील्ड के बारे में। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे इस लेक्चर में कि ये इस फील्ड में करते क्या है, ये फील्ड है क्या बेसिकली, इसके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस फील्ड में जाने के लिए, और इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ये सब जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बट उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च क्या है? एज हेल्थ केयर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रगल अंडर द वेट ऑफ राइजिंग कॉस्ट and increasingly complex choices for decision makers, it's more important than ever to fully understand the value of the treatment। तो बेसिक और बेसिक चीज क्या है? देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आ रहा है कि जो पेशेंट है उसको कोई भी अगर डिजीज डायग्नोज होती है तो उस डिजीज डायग्नोज होने के बाद में उस पेशेंट को कम से कम कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट क्या मिल सकता है, ये एकमात्र सार हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च का है। हम पूरी सारी बातें करेंगे, उन सब बातों का एक ही पॉइंट आएगा हर चीज के लिए कि कम से कम कॉस्ट हो और बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट हो। तो यही हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि जो कॉस्ट जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है चॉइसेस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कि क्या ट्रीटमेंट उसे देना चाहिए। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है कि कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इसी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसी को लेकर रिसर्च की जाती है, वही HEOR में किया जाता है। तो इसी को पूरा समझने के लिए, ट्रीटमेंट की वैल्यू को समझने के लिए हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च जो है, फैक्टर्स इन इफेक्टिवनेस, किस किस को फैक्टर करेगा ये? इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट की क्या इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट क्या है उसकी, एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, टू गिव द डिसीजन मेकर्स अ मोर एक्यूरेट व्यू सो दैट दे कैन मेक चॉइसेस दैट आर गुड फॉर पेशेंट एंड आवर हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च से हमें ये पता लगेगा कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कॉस्ट उसका कितना आ रहा है, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट से। सो यही हमारा HEOR है। सो हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च टेक एन इन डेप्थ लुक इनटू बोथ द क्लिनिशियन एंड फाइनेंशियल आउटकम ऑफ अ न्यू मेडिसिन एंड द टेक्नोलॉजी। तो अल्टीमेटली मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अल्टीमेटली हमारे पास में अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, उनकी अलग अलग तरह की इलनेस है, बट उस इलनेस और ट्रीटमेंट की चॉइसेस भी काफ़ी सारी अवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, बेस्ट टू बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी होगी, वही देखा जाएगा, और उससे उस कॉस्ट से कितनी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, इसको देखा जाएगा हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च में। तो आइए देखते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो देखिए, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया हमारे पास में, जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहते हैं, इसीलिए वो स्टेक होल्डर हो गए, क्योंकि उनको पॉलिसीज बनानी है। उसके अलावा पेयर्स, मतलब कि पेयर्स वो हो गए जो कि इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, क्योंकि जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस करा के देगी। तो यहाँ पर पेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ रहे हैं, स्टेक होल्डर के अंदर आ रहा है। उसके अलावा लाइफ साइंसेज कंपनी होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, जो लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको देखना है कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमें डिस्कवर करना है, उसकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, उनको कितना बेनिफिट होना चाहिए, और पेशेंट की जो क्वालिटी लाइफ है वो कितनी इंप्रूव होनी चाहिए। और अगर उनका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल होता है तो उनकी ड्रग जो है वर्ल्ड वाइड चलेगी, तो उनको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। एंड हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वर्ल्ड वाइड एजेंसीज होती हैं जो कि इसकी पॉलिसीज बनाती हैं। तो ये सब कौन हो गए? स्टेक होल्डर्स हो गए। इन सबको HEOR से मतलब होता है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? क्या क्या चीजें देखी जाएगी हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च के अंदर? सबसे पहले देखिए कि ट्रीटिंग अनमेट कंडीशंस जो हैं हमारी, कि पेशेंट की जो भी कंडीशंस हैं उस कंडीशन को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वो उसकी स्टडी की जाएगी। पेशेंट को उस ड्रग से रिलेटेड कितने उसकी जो है अफोर्डेबिलिटी है, मतलब पेशेंट जो है उसकी क्वालिटी लाइफ कितनी इंप्रूव होगी और वो उस ड्रग को अफोर्ड कर सकता है नहीं सकता, ये चीज इसमें देखी जाएगी। फिर अप्रूवल ऑफ द ट्रीटमेंट, कि जो ट्रीटमेंट डिस्कवर किया गया है, मीन्स जिस ड्रग की डिस्कवरी हुई है और उस पेशेंट के लिए वो ट्रीटमेंट अप्रूव हुआ है, मीन्स उस डिजीज के लिए वो ट्रीटमेंट अप्रूव हुआ है, तो अप्रूवल ऑफ द ट्रीटमेंट ये ऑल्सो एक फैक्टर रहेगा इसके अंदर। उसके अलावा आप देखिए कि मेडिकल रिकमेंडेशन, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स HEOR के डाटा को देखकर, और ट्रीटमेंट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिवली होगा और उसका सेफ्टी कितनी रहेगी, पेशेंट को कितने कम साइड इफेक्ट होंगे और कितनी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये सारे जो डाटा होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे HEOR के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको समझनी जरूरी कि HEOR जो है वो किन किन से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो HEOR है उसके अंदर जो है कौन कौन सा डाटा जो है उसको स्टडी किया जाएगा। क्लियर, जो भी पर्सन HEOR के अंदर वर्क करेगा वो डाटा जो है उस कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके लिए ये डाटा जाता है। तो अब HEOR के अंदर किस तरह का डाटा जो है वो जाएगा, तो जैसे कुछ लोग आपने लोगों ने देखा होगा कि आजकल वेरिएबल टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिससे कि सारा डाटा हमारा बॉडी का लिया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, अलग अलग तरह की वेरिएबल टेक्नोलॉजी आ गई है और उस डिवाइस का डाटा जो है वो यूज़फुल होता है, तो उस डिवाइस का डाटा जो है लिया जाएगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा। उसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है उसको यूज़ किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा है उसको यूज़ किया जाएगा, और प्राइसिंग का डाटा आता है, जो ड्रग की जो प्राइसिंग है उसका डाटा लिया जाएगा। अलग अलग कंपनीज की जो ड्रग्स हैं उनका प्राइसिंग का डाटा लिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो प्राइसिंग है उसको लिया जाएगा। इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड डाटा लिया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर्स जो है उसका डाटा लिया जाता है और कॉस्ट बेनिफिट इंफॉर्मेशन का डाटा लिया जाता है। इसके अलावा रिएम्बर्समेंट का डाटा लिया जाता है। तो बहुत तरह का डाटा होता है। तो हर तरह के डाटा के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो वो सेक्शन किस तरह से बनेंगे कि हेल्थ इकोनॉमिक्स में क्या सेक्शन आएंगे और आउटकम रिसर्च में क्या क्या सेक्शन आएंगे। तो इतना तरह का डाटा हमारे पास में होता है। उन डाटा को किस तरह से मैच किया जाएगा और उनसे किस तरह से आउटकम निकाला जाएगा, वो सारी चीजें हमारे इसमें आएंगी। ओके, तो ये इतना सारा डाटा हमारे पास में हेल्थ इकोनॉमिक्स आउटकम रिसर्च में आता है। अब देखिए इस डाटा को हम किस तरह से इंटरप्रीट करेंगे। डाटा को कंबाइन करके वर्क किया जाता है। तो डाटा को किस तरह से कंबाइन किया जाएगा कि हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डाटा आएगा। तो सबसे पहला जो डाटा है इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट इंफॉर्मेशन, कि जो पिट को कॉस्ट लग रही है और उससे ट्रीटमेंट में क्या बेनिफिट आ रहा है उसका डाटा लिया जाता है। प्राइसिंग का डाटा लिया जाता है और रिएम्बर्समेंट का डाटा लिया जाता है। जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है उनको रिएम्बर्समेंट किया जाता है, तो उसका डाटा लिया जाता है, ताकि इससे जो इंश्योरेंस कंपनी है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो फाइनलाइज करेंगी कि किस तरह से हमको एक फाइनल डाटा निकालना है बेनिफिट ऑफ द पेशेंट के लिए। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर इन तीन तरह के डाटा को यूटिलाइज किया जाता है। अब देखिए आउटकम रिसर्च के अंदर कौन सा डाटा लिया जाता है। तो इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा लिया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर्स का डाटा लिया जाएगा और एपिडेमियोलॉजी डाटा लिया जाएगा। तो इन तीन तरह के डाटा पर वर्क किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास में अलग अलग तरह के डाटा है उनके लिए अलग अलग टीम्स बनेंगी और वो टीम्स मिलकर एक फाइनल आउटकम बनाकर देंगी। वही जो है हमारा HEOR में यूटिलाइज होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 स्टेक होल्डर बताए थे। हमारे पास में रेगुलेटर हो गया, पेयर हो गया,
प्रोवाइडर हो गया और पेशेंट हो गया। इन चारों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और HEOR इनको किस तरह से अपना आउटकम देता है। सो रेगुलेटर कौन हो गया, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट आ गया इसके अंदर, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड एजेंसीज आ गई, वो जो रेगुलेटरी एजेंसी का वर्क करती है। वो क्या करेंगी, रिव्यूइंग और न्यू ड्रग ऑफ और रेयर डिजीज, जो रेयर डिजीज है उनके डाटा को रिव्यू करेंगे। लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लिनिकल डाटा उनके पास में होता है, ठीक है ना, बट वो क्या करना चाहिए, दे वांट टू ऑगमेंट द विद एविडेंस बियॉन्ड द क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के अलावा भी जो उनको और डाटा मिल रहा है उससे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को और इम्प्रूव करना चाह रही है। तो अब HEOR उसमें किस तरह से फायदा दे रहा है, यहाँ पर देखिए, तो एक्सेस रियल वर्ल्ड एविडेंस फ्रॉम द HEOR स्टडी। HEOR स्टडी से उनको रियल वर्ल्ड के एविडेंसेस मिल जाते हैं, ये एक बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के एविडेंसेस मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको जो है पॉलिसी बनाने में हेल्प होगी। दे ऑब्टेन डाटा डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल पेशेंट कैंडिडेट्स एंड व्हाट देयर आउटकम आर इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि जो अगर ट्रीटमेंट की एब्सेंस है तो फिर कैसे आउटकम है, और जो डाटा डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोटेंशियल पेशेंट्स है वो डाटा उनके पास में आएगा। तो ये एक बेनिफिशियल रहेगा रेगुलेटरीज के लिए, एज वेल एज गेन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटकम विदाउट ट्रीटमेंट, एनेबलिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट वैल्यू। अगर हमारे पास में जो ट्रीटमेंट नहीं है उस कंडीशन में पेशेंट में किस तरह से आउटकम आ रहा है, यहाँ पर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट वैल्यू दिया जाएगा। तो ये रेगुलेटर के लिए एक बेनिफिशियल हो गया कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसी बनाए। अब देखिए प्रोवाइडर है हमारे पास में, प्रोवाइडर हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो प्रोवाइडर है मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि ट्रीटमेंट दे रहा है, तो फिजिशियन के पास में क्या होता है, फिजिशियन इज ट्रीटिंग पेशेंट फॉर अ सीरियस डिजीज, वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ पेशेंट शुड एक्सपेक्ट टू रिस्पॉन्ड द डिफरेंट ट्रीटमेंट। उसको ये जानना होता है कि आखिर अलग अलग ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो पेशेंट किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा। तो उसका HEOR ने क्या सॉल्यूशन दिया है, इट वर्क विद द पेशेंट टू आइडेंटिफाई देयर प्रेफरेंसेस एंड ट्रीटमेंट गोल्स। HEOR की स्टडी से हमें पता लग जाएगा किस तरह का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट कैसा दिया गया तो उससे क्या रिजल्ट आया। तो ये अगर डॉक्टर्स को पता लग जाएगा तो वो उसी तरह का पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। सो लिवरेजेस HEOR इंफॉर्मेशन दैट यूजेस रियल वर्ल्ड एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर स्पेसिफिक पेशेंट इन द रियल लाइफ। तो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट जो है किस तरह से वर्क कर रहा है ये उनको डाटा पता लग जाएगा। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट जो है हमारे पास में पेशेंट है, और पेशेंट का क्या है कि सिचुएशन क्या है, वो डायग्नोस हुआ है किसी डिजीज से और वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रीटमेंट प्लान्स विल प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम एंड द क्वालिटी लाइफ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या कर रहा है HEOR ये कह रहा है कि स्टडीज ट्रीटमेंट ऑप्शन इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड HEOR इनसाइड। HEOR की स्टडी से जो है अलग अलग इंसाइट मिलेगी, मतलब अलग अलग डेप्थ मिलेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, फिजिशियन को, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चूज कर सके एंड डिसाइड विच ऑप्शन में वर्क बेस्ट फॉर टू देम। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट उन ऑप्शन में से उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है ये डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो पेयर्स है हेल्थ केयर इंश्योरेंस वाले हैं उनको क्या चाहिए, उनको बेसिकली अलग अलग ट्रीटमेंट की कॉस्ट चाहिए ताकि वो अपनी प्रीमियम डिसाइड कर सके। तो डिसाइडिंग व्हाट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल कवर्ड बाय अ हेल्थ प्लान और वांट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस ऑप्शन। तो HEOR से उन लोगों को पता लग जाएगा कि वो किस तरह का प्रीमियम डिसाइड करे ताकि उनको भी अपनी कॉस्ट मिल जाए और पेशेंट का भी ट्रीटमेंट हो जाए। अब देखिए ये तो आप लोगों ने समझा कि HEOR क्या है। अब देखिए इसमें किस तरह का वर्क आप लोगों को कंपनी के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली अभी तक हमने ये समझा कि HEOR क्या होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, और अब हम ये समझ रहे हैं कि उनको किस तरह का वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अब जो चीज़ हमने समझी उसमें हमने समझ लिया कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब जो यहाँ पर कंपनी में वर्क करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह का डाटा आप लोगों को मिल रहा है तो उसमें आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए, और रिपोर्ट मेकिंग करनी पड़ेगी, प्लस स्टेटिस्टिक्स का तो बहुत बड़ा रोल है। तो ये इस तरह का सारा डाटा आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह का वर्क किया जाता है, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया, और भी काफ़ी तरह के वर्क आपको इन बिटवीन करने होते हैं। तो ये हमने मेजर जो उसकी ब्रांचेस हैं उनको लिया है, और भी आपको वर्क करना पड़ सकता है, बट बेसिक इस तरह का वर्क आप लोगों को इसमें हेल्थ
HEOR के अंदर करना पड़ेगा। देखिए हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास में। तो जिन्होंने M.Pharm किया हुआ है फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर, तो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। PhD की हुई फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर, PharmD किया हो, PharmD वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो HEOR में जाएं। MSc PhD लाइफ साइंसेज की हो, मास्टर इन बायो स्टेटिस्टिक्स किया हो, मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च किया हो, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हो, मास्टर इन इकोनॉमिक्स हो, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है बट इसमें मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया है तो आप इसमें आ सकते हैं, और मास्टर इन एक्चुरियल साइंसेज किया हो। तो इस तरह के डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है, उसके बाद आप HEOR के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को कुछ क्वालिफिकेशंस बताई, तो इसके थ्रू आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब आइए देखिए, आप लोगों के मन में ये सहज ही प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपनीज हैं, उनके अंदर अलग अलग सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए IQVIA है, IQVIA में एनालिस्ट की सैलरी जो है, मतलब HEOR एनालिस्ट की जो सैलरी है 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस है, और उस पर्सन को जो सैलरी मिल रही है वो 9.5 लाख रुपीस एवरेज हम बात करके चल रहे हैं, क्योंकि 0 ईयर पे 4.3 लाख रुपीस मिली है और 3 ईयर की एक्सपीरियंस पर 15 लाख रुपीस की सैलरी यहाँ पर मिली IQVIA के अंदर। अगर हम नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस में 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पर कितनी एवरेज सैलरी मिली, 12.6 लाख रुपीस एवरेज सैलरी मिली। फ्रेशर को 5.8 लाख और एक्सपीरियंस जो 5 ईयर एक्सपीरियंस है उसको 17.5 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर मिला है। अगर हम फाइजर की बात करें तो फाइजर में जो एवरेज पैकेज है वो 6.2 लाख है, मिनिमम फ्रेशर को 4.2 लाख और एक्सपीरियंस को 9 लाख रुपीस का गेन मिला है सन 2024 के अंदर। अगर हम गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 लाख की सैलरी मिली है। एस्ट्राजेनेशिया की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर से 11 ईयर एक्सपीरियंस को मिनिमम जो सैलरी मिली है 5.9 लाख और 22 लाख एक्सपीरियंस को मिली 11 ईयर के एक्सपीरियंस को। अगर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ऑलमोस्ट जो है 30 लाख 40 लाख 45 लाख रुपीस सैलरी मिली। इवन कुछ मेरे जूनियर्स हैं और सीनियर्स भी हैं या मेरे क्लासमेट्स भी हैं जो कि HEOR के अंदर हैं और वो उन लोगों को 45 लाख और 50 लाख के प्लस आसपास सैलरी उनको अभी मिल रही है आफ्टर 15 to 16 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सेंचर है, एक्सेंचर में आपको 7.5 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। TCS है, TCS में 6.7 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। विप्रो है, विप्रो के अंदर 4.9 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ बात करें, आखिर कंपनीज तो बहुत सारी है जिनमें कि आपको HEOR का जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज सैलरी देखें कि एवरेज सैलरी क्या मिल जाएगी 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस को, तो 6 लाख से 10 लाख के बीच में एक एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। और एनुअल जो एवरेज पैकेज है 6.8 लाख रुपीस जो है आपको मिल जाएगा। और मंथली सैलरी आप कितनी ड्रॉ कर लेंगे, 52,000 से 53,000 के बीच में मंथली सैलरी आपको इन हैंड आपको मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक जो है आपको इतनी सैलरी मिल रही है और इसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ मैंने आपको सैलरी बताई दी है, इस करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आप अगर 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप 30 लाख 40 लाख और 50 लाख की सैलरी पर आप पहुंच जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर HEOR की फील्ड के बारे में समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल रिक्वायर्ड है। तो स्किल में बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, एनालिटिक्स के स्किल आने चाहिए, ओके। और जो आपने एजुकेशन ली है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल में आप गए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको स्टडीज़ को इंटरप्रीट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं इसके अंदर, अलग अलग सेगमेंट्स में आप जा सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये करियर ऑप्शन पसंद आएगा। जो लोग इस करियर फील्ड में काम करना चाहते हैं वो इस करियर फील्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।